नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जीन्स, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। जीन्स किसे कहते हैं? जीन्स अगर हम शब्द देखें तो ये सबसे पहले जॉनसन ने जीन्स शब्द को प्रस्तुत किया था और मेंडल ने इसको कारक शब्द कहा था। जीन जो है वो गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले, क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं और जीन्स के द्वारा ही एक लक्षण विशेष की जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं को करने वाली इकाई को जो होती है उसे हम जीन कहते हैं। अब जीन्स को देखें तो ये इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। मेंडल ने इसको क्या कहा, मेंडल के जो कारक शब्द का यूज़ किया मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो उसी को यहाँ पर जीन कहा जाता है। ये किसी भी लिविंग बींग्स में जो है गैमेट्स या पेयर्स के अंदर रूप में प्रेजेंट्स होते हैं, जिसे युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ कहा जाता है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी फॉर्म में। तो ये जो जीन्स होते हैं वो अगर ये लंबेपन को प्रेजेंट्स कर रहे हैं या बौनेपन को प्रेजेंट्स करते हैं तो ये युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं। ये तो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट्स हो गए। इसी तरह जो जीन्स होते हैं वो लीनियर फॉर्म में या रेखीय क्रम में गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। दूसरा देखें तो इसके जो जीन्स की जो अगला कैरेक्टर देखें तो ये जो म्यूटेशन और सिलेक्शंस के समय जीन्स की जो संख्या है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण जो है जीन्स अपने जो लक्षण होते हैं वो परिवर्तित कर देते हैं। जीन्स जो है वो उसको सबसे पहले जो है खुराना ने जीन्स को आर्टिफिशियल रूप में इसको संश्लेषित किया था 1970 में। ये सजीवों की कई कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो होमोलोगस पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं और जीन्स जो है वो आनुवंशिक जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को प्रेषित करने का काम करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। और डीएनए का जो बड़ा सेगमेंट होता है जो कि म्यूटेंट्स के जो सेगमेंट से बना होता है उसको हम सिस्टोन कहते हैं। ये जैसे एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम्स बनाने वाला जीन्स जो है वो सिस्टोन से मिलकर बना होता है। ये जो है सिस्टोन ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है जीन की। इसी तरह जो जीन की जो दूसरी यूनिट होती है उससे हम रैकॉन कहा जाता है। रैकॉन जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट यूनिट है, इसी से मिलकर रैकॉन शब्द बना है। रिकॉम्बिनेंट यूनिट को हम रैकॉन कहते हैं, जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इसके अंदर देखा जाता है, जो कि क्रॉसिंग ओवर के समय बहुत होने वाले जो चेंजेस है उसको ये प्रदर्शित करती है। इसी तरह जो जीन्स की जो अगली यूनिट है उसको हम म्यूटोन कहा जाता है। इसको म्यूटेशन यूनिट भी कहा जाता है। ये डीएनए की सबसे छोटी सेगमेंट होते हैं, डीएनए का सबसे छोटा सेगमेंट होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की एक पेयर में होने वाले चेंजेस को भी यह व्यक्त करने की क्षमता रखता है, म्यूटोन जिसको। इसी तरह जीन की जो सबसे दूसरी यूनिट है उसको हम रेप्लिकोन कहते हैं। ये डीएनए की रेप्लिकेशन यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट जो होती है जिसे हम कॉम्प्लेन कहते हैं, ये सिस्टोन के समान ही यूज़ की जाने वाली जो यूनिट होती है ये कम्प्लीमेंटेशन यूनिट कहलाती है, जिसे हम कॉम्प्लेन कहते हैं, जो कि सिस्टोन के समान ही होती है। जीन्स को यूनिट जो होती है वो नेक्स्ट यूनिट है वो ऑपेरॉन होती है। ऑपेरॉन जो है वो जीन्स के अंदर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स कहलाती है। ये जीन्स की स्ट्रक्चरल जीन्स और
ऑपेरॉन जीन दोनों के रूप में ही यह दिखाई देती है। नेक्स्ट जो होती है वो है प्रमोटर जीन्स। जीन्स जो है ये टेम्पलेट फॉर्म पर मैसेंजर आरएनए की सिंथेटाइज के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के फॉर्म में पाई जाती है, और प्रत्येक यूनिट में ये स्टार्टिंग पॉइंट्स और टर्मिनेशन सिग्नल्स के रूप में प्रेजेंस होती है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण जब होता है, जिसमें कि जो भी आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो कोड हो जाती है, और कोड होने के अनुसार ही उसके अनुसार प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अनुलेखन की प्रक्रिया के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, और जिसे ही यहाँ पर प्रमोटर जीन्स कहते हैं। तो प्रमोटर्स के अंदर जो जीन्स पाई जाती हैं वो लगभग 6 बेस पेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे TA ये उसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम यहाँ पर प्रिब्नाउ बॉक्स भी उसको कहा जाता है। और ये प्रिब्नाउ बॉक्स जो होता है वो उसके अंदर लगभग 10 सीक्वेंस 10 क्षारक उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये प्रोकैरियोटिक्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है। जैसे ये एक डीएनए है जिसके ऊपर मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण हो रहा है, और ये अपस्ट्रीम्स और डाउन स्ट्रीम्स में स्टैंड पर जुड़ा होता है, और लगभग 35 सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और 10 सीक्वेंस जो होते हैं वो इसके प्रमोटर्स के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं। इसे बॉक्स ऑफ टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। इस तरह हम आपको इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया को यहाँ पर समझाया गया है। इसी तरह जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उसके अंदर ये जो प्रक्रिया होती है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो ये स्टार्टिंग की प्रक्रिया इसके द्वारा की जाती है, जिसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन साइट्स होती है मैसेंजर आरएनए में, ये आरएनए पॉलीमरेज जो कि 7 बेस पेयर्स जिसे होगो जीन्स भी कहा जाता है, या होगोनेस बॉक्स भी कहा जाता है, इसे टाटा बॉक्स कहा जाता है, और ये 100 बेस पेयर्स के प्रेजेंट्स के अंदर होता है। इस तरह ये कैट बॉक्स CAAT बॉक्स इससे जुड़ा होता है, GC बॉक्स मिलकर जो कि 25 बेस पेयर से मिलकर बना होता है, से मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण यूकैरियोटिक्स के अंदर डीएनए के द्वारा किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए जो ये टाटा बॉक्स है, ये पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होते हैं को ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन साइड पर अरेंज करने का काम करता है। ये देखिए जिसे हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में जैसे डायग्राम में दिखाया जाए डीएनए है, डीएनए में 3 एंड्स और 5 एंड्स हैं, और जहाँ पर आरएनए मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण का काम शुरू होता है, और ये स्टार्ट जहाँ से ये जुड़ता है और जहाँ पे इसका एंड होना होता है उस बीच की जो साइट होती है उसे हम CS या कोडिंग सीक्वेंस साइट कहा जाता है। जैसे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने की प्रक्रिया के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के अंदर टेम्पलेट के रूप में या उसके टेम्पलेट के रूप में उसके साथ बाइंडिंग करता है, अटैच करता है, और प्रमोटर के रूप में इसके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन जब समाप्त हो जाता है तो समाप्त पहुंच पर टर्मिनल एंड पर पहुंच जाता है, और इसके जो बीच का भाग होता है जिसे हम CS या कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर टर्मिनेशन जीन जो होते हैं वो टर्मिनेशन जीन यूकैरियोटिक में पॉली ए टेल AAT रूप में पाया जाता है, जो कि अनुलेखन की क्रिया को रोकने का काम करता है यूकैरियोटिक्स में, जिसे समापन कोड कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो जीनोमिक्स होता है, जीनोमिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर
जो डीएनए होता है वो एनडीएनए की जो मात्रा होती है, हैप्लॉइड डीएनए की जो मात्रा होती है, उसे हम जीनोमिक्स कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स की जीनोमिक्स होती है। सबसे पहला है फंडामेंटल्स जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स, जिसके अंदर विशेष समय और स्थान पर जीन्स की सीक्वेंस के कार्यों की जो अभिव्यक्ति होती है उसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स होते हैं, जिसके अंदर जीनोम्स जो होते हैं उसकी कोडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के स्टडी के लिए की जाती है। जीनोम में जो कोडिंग प्रोटीन होती है उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए जिस आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स कहते हैं। जैसे प्लांट जीनोमिक्स में प्लांट की जो फिजिकल और मॉलिक्यूलर्स और उसके डेवलपमेंट और जीन और उसकी फंक्शंस की स्टडी की जाती है। इसी तरह जो जीनोमिक्स होता है, जीनोमिक्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो बेस पेयर्स का सीक्वेंस और उसकी जेनेटिक कोड की स्टडी की जाती है। तो जीनोमिक्स क्या है? तो जीनोमिक्स एक है कि जो न्यूक्लिक एसिड है जैसे डीएनए और आरएनए, और उसके अंदर जो बेस पेयर्स पाए जाते हैं जैसे एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन्स, उसका सीक्वेंस और उनके द्वारा जो कोड बनाया जाता है, जेनेटिक कोड बनाया जाता है, यू 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 जी ए, ऐसा कोड, ट्रिपल कोड बनाया जाता है और उनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। उस अध्ययन करने वाले को ही हम जीनोमिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो ह्यूमन जीनोमिक्स है, मानव आनुवंशिकी है, उसमें उसके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस लगभग 2003 के अंदर उसको ज्ञात कर लिया गया है। इसी तरह जो वायरस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उसका, यीस्ट का और नेमेटोड्स का और ड्रोसोफिला का और ह्यूमन एरिबडाइप्सिस की जो जीनोमिक सीक्वेंस है उसको अब तक ज्ञात किया जा चुका है। इसी तरह जो जीनोमिक्स होती है उसके अंदर जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती हैं उसका उपयोग जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए और प्लांट स्पीसीज के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लगभग 2002 के अंदर जो है राइस का भी जीनोमिक्स ज्ञात किया जा चुका है। इसी तरह जो प्रोटियोमिक्स शब्द है, प्रोटियोमिक्स शब्द की जो ओरिजिन्स है वो प्रोटियो से हुई है, जिसको 1995 में वीसी वासिंगर ने शब्द का यूज़ किया था। इस प्रोटियोमिक्स शब्द का यूज़ उन्होंने वीसी वाइंसर के द्वारा किया गया था, जिसमें जीनोम जो होता है वो एनकोड होने वाली सभी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की स्टडी इसके अंदर की जाती है। जैसे जीनोम जो होता है डीएनए का, उस डीएनए का जो जीनोम होता है उसको कोड करने वाला जो प्रोटीन होता है उसका जो स्टडी किया जाता है उसे हम प्रोटियोमिक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डेफिनेशंस दी गई उसमें है कि जिसमें जीनोम द्वारा एनकोड होने वाली प्रोटीन्स स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है उसे हम प्रोटियोमिक्सिस कहते हैं। और एक माइक्रोरेरी टेक्निकली है, माइक्रोरेरी टेक्निक्स, जिसके द्वारा हम लाखों प्रोटीन्स की एक साथ स्टडी कर सकते हैं। इस टेक्निक के द्वारा हम बहुत सारे प्रोटीन्स को एक साथ हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। प्रोटीन के स्टडी से ही डिफरेंट प्रकार की जो जीन्स के होते हैं फंक्शंस और उसके द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले लक्षण को हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो जीनोमिक्स या प्रोटियोमिक्सिस के अंदर हम प्रोटीन्स के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस किए जा रहे हैं और कौन कौन से लक्षण को इन प्रोटीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जीन्स के द्वारा, वो हम इसकी स्टडी के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो प्रोटियोमिक्सिस में जीन्स में जीव की जो प्रोटीन्स को तो 2D पॉलीएक्रोमाइड या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जिसे हम 2P पेज पर प्रदर्शित कर प्रोटीन
जैसे प्रोटियोमिक्स में जो जीव के जो प्रोटीन्स होते हैं उसको 2D एक्रोलेमाइड्स या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम के ऊपर इसको प्रदर्शित करके प्रोटीन्स एनालिसिस के द्वारा जीन प्रोडक्ट्स को हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर जो जीन्स का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर किस प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जा रहा है और प्रोटीन का निर्माण उसके अंदर किया जाता है। जैसे ह्यूमन प्रोटियोमिक्स प्रोटियोम प्रोजेक्ट्स में प्रोटीन का जो उपयोग होता है वो प्लांट और ह्यूमंस और एनिमल्स से प्राप्त इन्फॉर्मेशन को यहाँ डाटा बैंक में स्टोर किया जाता है।